खेलों के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह हरियाणा के खिलाड़ी पूरे विश्व में, चाहे वो ओलंपिक हो या अन्य प्रतियोगिताएं हों, जिस तरीके से प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उससे लगातार नई नई प्रतिभाएं हैं, लगातार हरियाणा में निकलकर सामने आ रही हैं, जो केवल ना अपने प्रदेश का बल्कि देश का भी मान है, विश्व प्रतियोगिताओं में हैं, वो लगातार लहरा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आशिमा अहलावत हैं, जो कि 76 मीटर जो ट्रैप शूटिंग होती है, आपको याद होगा कि राजवर्धन सिंह राठौड़ इसी इवेंट में उन्होंने एक मर्तबा है सिल्वर मेडल जीता था। तो काफ़ी पॉपुलर ये प्रतियोगिता होती है। तो उसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की प्रतियोगिताएं हैं, उसमें भारत का मान बढ़ाने वाली आशिमा अहलावत आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या उनके आगामी लक्ष्य हैं और फिलहाल जो उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है उसके लिए कितना संघर्ष उन्होंने किया है और आगे वो क्या सोचती हैं ओलंपिक के लिए। और मनु भाकर पहली ऐसी इकलौती खिलाड़ी रही हैं अब की बार इस ओलंपिक में जिन्होंने 2 मेडल हासिल किए थे। उसके बाद प्रदेश की जो अन्य बेटियां हैं, जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी लगातार जो बेटियां हैं उनको खेलों में हैं वो आगे कर रहे हैं। आशिमा अहलावत हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आशिमा, जैसे कि मैंने बताया कि जो हरियाणा है उसमें लगातार खिलाड़ी आ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो अभी तक आपने क्या अचीव किया है और थोड़ा सा अपना जो ट्रैप शूटिंग होती है एक बार उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए जरा। तो जो ट्रैप शूटिंग होती है उसमें हम यूजुअली राइफल पिस्टल में एक राइफल या पिस्टल होती है आपके हाथ में। हमारे यहाँ पे जो 12 बोर 2 नाली बंदूक होती है, बहुत भारी भी होती है, 4-5 किलो उसका वजन है, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। उसकी रिकॉइल भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू राइफल पिस्टल, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं। सामने हमारे 15 डायरेक्शंस में, राइट लेफ्ट स्ट्रेट कुछ भी टारगेट निकल सकता है, हमें वो हिट करना होता है। कॉल करने के बाद 12 सेकेंड्स का टाइम होता है। तो शॉटगन में ये होता है। तो मैंने ये 2021 में शुरू किया था और अभी तक कर ही रही हूँ। तो मैं सबसे पहली बार टीम में आई थी 2023 में। 2023 में मैं टीम में आई। उसके बाद मैंने जूनियर वर्ल्ड कप चलाया जूल में, वहाँ पे मैं 10th पोजीशन पे थी। फिर मैंने जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप चलाई, वहाँ पे मैं फाइनल्स में थी मेडल मैच में। फिर एशियन चैम्पियनशिप चलाई, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। फिर नेशनल गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर उससे जो अगले नेशनल्स थे उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल्स थे। फिर मैं दोबारा टीम में आई। फिर मैं जूनियर वर्ल्ड कप और पेटो गई, वहाँ पे 1 पॉइंट से मेरा मेडल मिस हुआ। फिर दोबारा पेरू वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स गई, दोबारा वहाँ 4th आई, 1 पॉइंट से मेरा मेडल मिस हुआ। फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स आए, वो हमारे दिल्ली में ही थे, तो हमें मौका मिला कि होम रेंज है, एडवांटेज थी हमारे पास, तो वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया जी। और वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड भी था। और अभी रिसेंटली हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स ख़त्म हुई हैं, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया इंडिविजुअल। और अभी एशियन गेम्स आने वाले हैं अगले साल, उसके लिए हमारे इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। कितना संघर्ष आपको फिलहाल इस मुकाम तक पहुंचने के लिए करना पड़ा, कितना सपोर्टिव पेरेंट्स आपको मिले, क्योंकि कई बार कई दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा गेम है जो काफ़ी खर्चीला गेम माना जाता है। और जैसे हरियाणा कुश्ती कबड्डी, ये तो आप गांवों में भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो किस तरह का स्ट्रगल आपका रहा, पेरेंट्स कितना कोऑपरेट है आपको किया, उसके बारे में एक बार बताइए। तो मतलब मेरे पेरेंट्स से मुझे हमेशा से ही सपोर्ट था। मेरे को शुरू तो 11th में करनी थी, बट क्योंकि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, तो पढ़ाई भी ज़रूरी थी उस टाइम पे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं 12th के बाद शूटिंग स्टार्ट करूँगी। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मैंने शूटिंग शुरू करी। मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए, तो क्योंकि रेंज भी दिल्ली में थी, तो दिल्ली से फिर दिल्ली में रहने लगे, फिर वहाँ से रेंज आने लगे, सब कुछ करने लगे। फिर क्या कहते हैं, संघर्ष तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब शुरू में इस गेम को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने बहुत जल्दी गेम को पिकअप करा। पर सैक्रिफाइसेस भी बहुत ज़्यादा थे। घर से दूर रहना पड़ता है, कोई सोशल सर्कल नहीं रखना पड़ता। सुबह 9 बजे रेंज पे चले जाते हैं, 4-5 बजे तक रेंज पे होते हैं। फिर उसके बाद वर्कआउट करना होता है, मेडिटेशन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सैक्रिफाइसेस तो बहुत ज़्यादा है, बट जब आप वहाँ जाके अपने फ्लैग को देखते हो और आपका मेडल आता है, तो फिर सब एट द एंड वर्थ इट लगता है आपको। तो उसके लिए फिर इसीलिए मोटिवेटेड भी रहते हैं। देखिए, एक हैश रियलिटी भी होती है किसी स्पोर्ट्समैन की। मान लीजिए आप ओलंपिक लेवल तक परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ आता है,
पूरा देश दुनिया है आपको जानती है, लेकिन कई बार जो खिलाड़ी होते हैं, मैंने कई ऐसे खिलाड़ियों से मैं मिला हूँ कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इंजरीज की वजह से, हाँ जी। कि किस्मत की वजह से वो वहाँ पे नहीं कर पाए। तो कई बार मन में ये आता है कि गुमनामी में चले जाते हैं कई खिलाड़ी, अगर परफॉर्मेंस नहीं हो पाई तो क्या होगा। तो ऐसे समय में खुद को कैसे मोटिवेट आप करते ये हैं? मेरे साथ बहुत बार हुआ भी है। बहुत अच्छी चलाते चलाते मेरा एक मैच बहुत डाउन चला जाता है। अभी पीछे भी हुआ था, एक मैच एकदम से डाउन चला जाता है, तो फिर मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ दोबारा ऊपर। इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हमें मिलते हैं, बहुत सबका रोल है आपको ऊपर लेके आने में। आपकी फैमिली, आपकी इन्वायरमेंट कैसे वो आपको और मोटिवेट करती है। तो गुमनाम, और क्योंकि गेम की यहाँ पे हार्श रियलिटी है, जब तक आपका ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में मेडल नहीं आता। अब वर्ल्ड कप मेडलिस्ट तो बहुत सारे घूम रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। तो बस एक वही है कि एशियन गेम्स, जैसे 2026 में एशियन गेम्स है, अब मेरे पास इतने मेडल खुद हैं, बट कोई इतना मुझे जानता नहीं है। तो मेरे लिए भी एक मोटिवेशन वही है कि मुझे एशियन गेम्स में मेडल लेना है, उसके बाद आदमी ओलंपिक्स का सोचता है। तो ये तो चीज है ही, तो उसी के लिए हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। काफी लोग बीच में ही हिम्मत हार के छोड़ देते हैं कि क्या फायदा। बट ये बहुत आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको मोटिवेट करती है। कितने घंटे का आप कड़ा अभ्यास करते हैं? मैं सुबह 9 बजे रेंज पे पहुंच जाती हूँ। 9 से लेके 1 बजे तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है 1-1.5 घंटे का, फिर उसके बाद 5 बजे तक दोबारा करते हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर जिम जाते हैं। फिर जिम के बाद तो फिर बिल्कुल आदमी थक जाता है, फिर खाना खा के नहा के सो जाते हैं। लक्ष्य क्या है इस खेल के जरिए? देश का मान बढ़ाना, माता पिता का, प्रदेश का, या नेम फेम हासिल करना, पैसा हासिल करना? लक्ष्य क्या है आपका? कभी भी मेरा लक्ष्य पैसा या नेम फेम तो कभी था ही नहीं। मेरे को मतलब मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए घुसी थी इस गेम में, कि मैं ये देखती हूँ मैं कितनी जल्दी टीम में घुसूंगी। क्योंकि मेरे जो आसपास के लोग हैं उन्हें 6-7 साल लग गए टीम में घुसने में, मैं 2 साल में ही घुस गई। तो तब मेरे को लगा कि मैं और आगे कर सकती हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी मेरा सारा जो वो फोकस है वो एशियन गेम्स के ऊपर है। एशियन गेम्स के बाद फिर मैं ओलंपिक्स पे शिफ्ट करूंगी, क्योंकि मैंने एकदम से अपने आप को बड़ा गोल नहीं दिया कि मैं ओलंपिक्स जाऊंगी। पर फिलहाल के लिए मेरा सारा फोकस एशियन गेम्स। हाँ, आप छोटे छोटे माइलस्टोन बना के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मैं इंडियन टीम के लिए थी, फिर एशियन गेम्स पे आया, फिर अब ओलंपिक्स पे। तो ऐसे चल रहा है। थोड़ा बहुत, जैसे हरियाणा का हर व्यक्ति थोड़ा बहुत खेलों को समझता है, ना केवल खिलाड़ी बल्कि चाहे आपके भाई हों, आपकी बहन हों, आपके माता पिता हों, उनको भी खिलाड़ी की तरह ही तपस्या है वो करनी पड़ती है। उनका जीवन भी एक खिलाड़ी की उससे पूरा घर प्रभावित होता है। आपके साथ क्या ऐसा है कि जो फैमिली पेरेंट्स है वो भी एक हिसाब से आपके साथ ही हैं, सालों से वो भी मतलब मेहनत ही करते आ रहे हैं? मेरे जो नाना है वो भी मतलब उन्हें पता होता है मैं कब बाहर जा रही हूँ, कब जा रही हूँ। जैसे मेरे जो आसपास जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें पता होता है कि ये बाहर जा रही है, तो भी पूछते रहते हैं मम्मी से फोन करके कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जब जो मेरे गाँव वाले हैं, जब भी मेरा मेडल आता है सबसे पहले मेरी फैमिली से पहले वो मेरे लिए खुश होते हैं। तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है इस चीज से कि मैं नेशनली तो कर ही रही हूँ पर इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा करूँ। कुछ लोग टीम में आके बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि इंडियन टीम में तो आए गए, बट मेरा गोल हमेशा ये है कि मैं इंटरनेशनली जाके मेडल लेके आऊँ। आपका रोल मॉडल आप किसे मानते हैं? मेरे रोल मॉडल श्रेयसी सिंह हैं। फिलहाल वो एमएलए भी हैं जमुई से। वो शूटिंग करती थी, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा। तो जो मेंटली वो स्ट्रांग है, मतलब वो उनके वजह से ही मैंने शूटिंग शुरू करी थी। तो वही है मेरे रोल मॉडल। अब देखिए कि जैसे हर आदमी कोई ना कोई एक मार्क है वो स्थापित कर देता है। हरियाणा के जो भी खिलाड़ी हैं, बाकी खिलाड़ियों ने किया है, चाहे रेसलर्स हैं हमारे, नीरज चोपड़ा है, चाहे मनु भाकर हैं, काफ़ी सारे ओलंपिक मेडल्स हैं, बॉक्सिंग में भी हरियाणा को दिए हैं। तो उस चीज़ का दबाव रहता है कि पहचान तो तभी होगी जब ओलंपिक गोल्ड आएगा। है आपके मन में ये? कहीं ना कहीं होता है कि मतलब कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा स्टैंड आउट करूं। बट वो जो मतलब एक हरियाणवी ब्लड है ना, वो मतलब मेरे को हमेशा स्टैंड आउट करवाता भी है हर जगह, क्योंकि मेरे अंदर और लोगों से एज कम्पेयर में मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। तो एडवांटेज भी है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से बेस्ट निकाल के लेके भी आता है। तो मैंने काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे देखे हैं जिसमें नैसर्गिक प्रतिभा थी, काफ़ी आगे जा सकते थे। जैसे अभी आपने बताया आप काफ़ी सारी प्रतियोगिताओं में मेडल्स हैं, आप जीत चुकी हैं। इतना फासला तय करने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आदमी हासिल कर लेता है, चाहे जॉब्स हों या अन्य चीज़ें हों, तो उसमें कई बीच से ही भटक जाते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा ट्रैक से उतर गई, फिर किसी चीज़ ने मोटिवेट किया, नहीं फिर दोबारा से उसी अनुशासन के साथ एक अगला लक्ष्य उसको हासिल करने के लिए उस क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ?
मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है जैसे मैं सारी परफॉर्मेंस अच्छी करते जा रही हूँ, बीच में एकदम से डिप आ जाता है, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर जब वो निकलने में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही कर रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। और फिर मुझे लगता है फिर मैं इतनी दूर आई किस लिए। तो फिर वो मतलब काफी रोल, मैं वही बोल रही हूँ, आपकी इन्वायरमेंट का काफी रोल है। अब यहीं पे अगर मेरे पेरेंट्स या कोचेस बोलते कि छोड़ दे, तो मैं भी छोड़ दूं शायद, बट उन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा हुआ है, तो फिर मैं कभी भी मतलब पीछे नहीं हटती। एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे मतलब मैंडेटरी चीज क्या मानते हैं? अनुशासन मानते हैं, क्या मानते हैं आप? डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। परिवार ने कुछ मांगा, कुछ अतिरिक्त दबाव होता है कि हमें ये चाहिए? नहीं, आज तक नहीं बोला कुछ भी। पूरा साथ है आपके हाँ साथ, हर हालात में आपके साथ हैं? कभी भी जब मैं बाहर भी जाती हूँ तो कभी भी ऐसे नहीं बोला कि मेडल लेके ही आना है। ये बोलते हैं कि तूने मेहनत की, तू डिजर्व करती है, पर बाकी भगवान के हाथ में। ऐसा होता है कभी, जैसे अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ जैसे, या आप जा रहे हो, अभी तो आप हर जगह कहीं भी घूम सकते हो, तो ऐसा होता है कि देखो आज तो मैं जैसे कहीं पे जा रही हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, लेकिन कभी निशाना लगाऊंगी ओलंपिक में तो एक सेलिब्रिटी की तरह, मतलब कहीं भी जा रही हूँ तो लोग पहचाने। ऐसा होता है कि अभी तो थोड़ी सी गुमनाम हूँ, लेकिन बाद में हो जाएगा। ये सब हर किसी को होता है, सब खाली मुझे नहीं, सबके मन में है। बतौर मोटिवेशन देखती हैं आप इस चीज को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आपसे बातचीत में ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मदर आपको काफी शायद मोटिवेट करती हैं, आपकी बातों से लगा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बारे में बताइए, वो कितना सपोर्ट है आपको करती हैं? मतलब मेरी मम्मी मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं कि कितनी बार ऐसे हुआ है, जब मैंने गेम शुरुआत किया ही था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इतने में कितने पेरेंट्स ने तो छुड़वा भी दी अपने बच्चों को कि रहने दो, कुछ नहीं रखा है इसमें, क्योंकि गेम महंगा भी बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कि आप फ्री में कर रहे हो उसको, बहुत महंगा गेम है, महीने में 1-2 लाख का खर्चा तो इसमें गारंटीड है ही है। तो कभी भी इन्होंने कुछ बोला नहीं मुझे कि तू करती रहे, तेरा मन है तू करती रहे, करती रहे, करती रहे। अभी बीच में भी ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी, वर्ल्ड क्लास कोचेस के अंडर ट्रेन किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जब मुझे जाना था, क्योंकि वो मेरी एज अ जूनियर लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेडल लेके आना वहाँ पे। मैं घुसी भी फाइनल्स में, मेरा बस एक बर्ड से मेडल मिस हो गया। तो अगर मेरे पास सपोर्ट नहीं होता मेरी मॉम को, तो मैं शायद डिप्रेशन में भी चली जाती उसके बाद। बट उन्होंने मुझे बोला कि लाइफ खत्म तो नहीं हुई, तेरा कोई आखिरी कॉम्पिटिशन तो था नहीं, और तूने अभी शुरुआत की, तू 20-21 साल की है अभी, लोग 32 साल के रहते तब तक नहीं आता। तो उनकी जो स्पिरिट है, तो उससे मुझे भी शायद से स्पिरिट मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं उनको। अब क्या आप मानती हैं कि बाकी जो प्रदेश है उनका नज़रिया भी हरियाणा के प्रति बदल रहा है? क्योंकि आप तो प्रदेश के अन्य खिलाड़ी हैं, वो भी रहती होंगे आपके साथ। हरियाणा को आमतौर पर माना जाता था जैसे कि हम बेटियों को ज़्यादा इतने तवज्जो देते नहीं हैं, लेकिन अब जैसे आप हैं या अन्य जो वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्मेंस कर रही हैं हर फील्ड में, ना केवल स्पोर्ट्स में, तो बाकी देश के बाकी हिस्सों का नज़रिया बदल रहा है हरियाणा के प्रति कि हाँ, हरियाणा के जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं, हर फील्ड में है हरियाणा की लड़कियां भी आगे आ रही हैं। क्या आपने देखा है ऐसा नजरिया? हाँ, मैंने देखा, क्योंकि हमारी शूटिंग में भी हरियाणा बहुत डोमिनेट करता है। क्योंकि मैं फिलहाल अभी NCOE अकेडमी में हूँ, NCOE अकेडमी दिल्ली में है, वहाँ पे हमें सब कुछ फ्री में मिलता है, कंज्यूमेबल्स वगैरह सब कुछ, वो भी बहुत एक बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए NCOE। तो उधर भी 80% जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की है, क्योंकि वो टॉप 6 एथलीट्स को लेते हैं हर इवेंट से, सब 80% पॉपुलेशन इज फ्रॉम हरियाणा। तो हरियाणा इस गेम में डोमिनेट करता है। इस गेम में ही मैंने देखा है, काफी गेम्स में हरियाणा डोमिनेट करता है, तो वो अपने आप में दिखाता है, रिजल्ट्स स्पीक करते हैं, तो वो दिखा रहा है कि हरियाणा कितना मोटिवेट कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए। कभी इस तरह के ख्याल या सपने आते हैं कि जैसे आप एक बड़े मंच पे हैं, ओलंपिक या एशियाड, जैसे अभी आप कह रही थी, आप पोडियम पे खड़ी हैं, हाँ, कितनी बार मेरे को एशियन गेम्स के लिए तो बहुत बार आता है, फिर आप घर पे आए, फिर गांव वाले स्वागत कर रहे हैं, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत होता है, बहुत बार हुआ है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और भविष्य में प्रतियोगिताओं के लिए भी आपको शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अन्य खिलाड़ियों की तरह हमारे प्रदेश का, देश का नाम ऐसे ही आप रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ये आसिमा अहलावत हैं, और जाहिर तौर पर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस इंटरव्यू को सुन के, और हमें भी बेहद अच्छा है वो लग रहा है। देखिए कि किस तरीके से हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं आगे, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन है वो कर रहे हैं। एक खिलाड़ी
को तैयार करने में ना केवल उस खिलाड़ी का डेडिकेशन, उसका अनुशासन, उसकी काबिलियत ना केवल उसकी होती है, बल्कि जो पीछे के जो असली हीरो होते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं या अन्य गांव वाले जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो होते हैं। काफ़ी सारी एक कहानियाँ होती हैं किसी भी एथलीट के लिए, और काफ़ी सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो इनमें प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन शायद उनको कोई जान नहीं पाता। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सोचते हैं वो कर जाते हैं। तो ऐसे में आसिमा अहलावत हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने अभी तक हासिल किया है और काफ़ी कुछ हासिल करना बाकी है, जिसके लिए ये लगातार कड़ी तैयारी है वो कर रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस प्रदेश का गौरवशाली इतिहास रहा है खेलों के मामले में, आसिमा भी उसमें ज़रूर चार चांद लगाने का काम वो कर रही हैं और आगे भी करेंगी। शुक्रिया।